ओके, फर्स्ट लेक्चर फॉरेन एक्सचेंज। लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें की थी और लिखी थी। जो लोग एब्सेंट थे उसी के लिए बता रहा हूं। फॉरेन एक्सचेंज हमारे सिलेबस का वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट टॉपिक हमने शुरू किया था, और मैंने कल डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। वो सारी बातें मैं आज रिपीट कर रहा हूं। तो कल जो लोग एब्सेंट थे वो अपनी कॉपी का एक पेज जरूर छोड़ दें, और जो कल आए थे उनसे लिख ले, क्योंकि नोट्स में उसके आगे से लिखवाऊंगा, लेकिन कल जो पढ़ाया था वो मैं रिपीट कर रहा हूं। कोई भी कंट्री अपने आप में, ध्यान रखें, कोई भी कंट्री अपने आप में इतनी समृद्ध नहीं होती कि वो जो भी चाहिए उसको बना सके। ओके, तो इसीलिए हर कंट्री कभी कुछ इंपोर्ट करती है और कभी कुछ एक्सपोर्ट करती है। या मैं बोलूं कि हर कंट्री कुछ ना कुछ इंपोर्ट करती है और कुछ ना कुछ क्या करती है, बोलो, एक्सपोर्ट। और क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, क्या होते हैं बोलो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसीलिए जरूरत पड़ती है देश में किसी भी इकोनॉमी में किसकी, बोलो, फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि इंटरनेशनली हम आजादी से पहले भी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते थे, आजादी के बाद भी करते रहे हैं, और आज तक क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते रहे हैं। इंटरनेशनली क्रूड ऑयल को जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जो पैसा मांगा जाता है वो मांगा जाता है डॉलर्स में। इसीलिए हर कंट्री के लिए डॉलर बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? हर कंट्री के लिए अपनी एक्सचेंज रेट बहुत जरूरी है मेंटेन करना, क्योंकि हर कंट्री करती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। और क्योंकि हर कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है तो फॉरेन एक्सचेंज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के। दूसरी बात जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस की, जो हम आज भी कर रहे हैं, वो ये कि भारत में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए बनती है फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। क्या बनती है, बोलो, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। ये किसी भी कंट्री का, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाती है। कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है, बोलो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे आज की तारीख में एस जयशंकर, जो कि फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी को बनाते हैं। और हाल फिलहाल में जो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी हमारी चल रही है उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए गए जिसमें एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। किसको बढ़ाया जाए, बोलो, एक्सपोर्ट्स को। फिर हमने कल एक बात की थी कि भारत में जब 1991 का दौर था, जो कि बात हम इंडियन इकोनॉमी में भी करेंगे, वो ये कि देश जब गुलाम भी के जंगल से छूटा था और हम 1991 तक जब आए तो हमारे पास में 3 वीक जितने भी इंपोर्ट का पैसा के लिए डॉलर नहीं बचे थे। तब उस समय हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़े चेंजेस करे, बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह बीइंग द की पर्सन बिहाइंड दैट पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि भारत को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में 2014 में ही बन चुकी थी। इज इट क्लियर? तो बहुत बड़ा रोल 1991 की पॉलिसी ने प्ले तो किया, लेकिन जो एक्ट काम कर रहा था, जो कानून काम कर रहा था फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाला, उसका नाम था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट इतना स्ट्रिक्ट था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो जाने के बाद भी मुकेश अंबानी, रतन टाटा जैसे लोगों को भी एक लिमिट में ही डॉलर मिलते थे, भले ही वो बाहर फॉरेन विजिट करें या नहीं करें। तो ये लोग क्या करते थे, अपने साथ 5-6 लोगों को और ले जाते थे बिजनेस मीटिंग के लिए। लिमिट पर पर्सन थी, तो 6 की 6 लिमिट को अकेले मुकेश अंबानी यूज करते थे, उन 5 लोगों को कहीं वहीं पटक देते थे एयरपोर्ट पे ही, और आते हुए वापस इंडिया उनको उठा के ले आते थे। क्यों? क्योंकि जो रेगुलेशन एक्ट था जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, क्या नाम था, बोलो, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ था। तो इनको 8 साल लग गए इस एक्ट को खत्म करके नया एक्ट बनाने में, और 1991 से एग्जैक्ट 8 साल लगे, और फिर इन्होंने फेरा को भी रिप्लेस कर दिया, किससे, फेमा से। आज की तारीख में जो आपको भी अपने सिलेबस में आगे जाकर के कभी लॉ में पढ़ना पड़ेगा, वो फेमा पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? फेमा। फेमा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मतलब अब सरकार फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट नहीं, जबकि क्या करेगी बेटा, मैनेज करेगी।
आज की तारीख में अगर हम बात करें तो फैमा के अंदर लिमिटलेस डॉलर दिए जाते हैं। आप एक डिक्लेरेशन दे दीजिए कि आप डॉलर को मिसयूज नहीं करोगे, तो सरकार कितने भी लिमिट के डॉलर आपको किसी भी काम के लिए, घूमने फिरने के लिए, आपको बाहर कंट्री में इलाज करवाने जाना है उसके लिए मिलते हैं, बिजनेस के लिए जाना है उसके लिए मिलते हैं। इज इट क्लियर? और फिर हमने चौथी बात कल जो डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन में, जो लोग एब्सेंट थे वो लोग लिख लें, सारे इंट्रोडक्शन में मैंने कल लिखवाया था, जो हाईएस्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है फॉरेन एक्सचेंज की वो है डीजीएफटी। कौन है बोलो? डीजीएफटी। डीजीएफटी इज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसका ऑफिस दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली। सारे जो डायरेक्टर जनरल है सारे दिल्ली में बैठते हैं। क्लियर? इतना सब डिस्कस करने के बाद मैंने कल की क्लास खत्म की थी और उसके साथ इंट्रोडक्शन खत्म होता है, जिसमें हमने बात की थी कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? एग्जाम वेटेज अगर आप इस चैप्टर की बोलोगे तो 3 से लेकर 4 नंबर। कितने नंबर? 3 to 4 मार्क्स, क्योंकि इसी यूनिट में दो चैप्टर हमारे पास, एक फॉरेन एक्सचेंज और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो हम इसी सीक्वेंस में पहले इन दो चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर ही हम आगे एडीएस पर जाएंगे। इज इट क्लियर? बोलो कोई डाउट? मनी एंड बैंकिंग वैसे भी कुछ लोगों का हुआ है, काफी लोगों का। मनी एंड बैंकिंग 11th में पढ़ा था, आरबीआई, सीआरआर, हाँ गवर्नमेंट बजट, हाँ सर, ठीक है। तो मनी एंड बैंकिंग तो छोटा सा ही चैप्टर है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेन एक्सचेंज में आपको लिखना है मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? आज हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के लिए डॉलर क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। उसी तरीके से अमेरिका के लिए रुपीस क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। अमेरिका के लिए रुपीस रुपीस नहीं है, अमेरिका के लिए रुपीस क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज इज, लिखिए मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मैं भी लिख देता हूँ। हाँ इंट्रोडक्शन खत्म, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, न्यू हेडिंग पुट इन योर कॉपी। मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितना मैंने अभी तक डिस्कस करा वो कल हमने डिस्कस कर लिया था, उसको आप लोग लिख लेना इंट्रोडक्शन बना करके। अभी से नए वाले जो टॉपिक है वो शुरू हो रहे हैं, उसके अंदर आपको हेडिंग लगानी है मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग। मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बताओ? मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हाईएस्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है फॉरेन एक्सचेंज की? डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन एक्सचेंज क्यों जरूरी है? बोलो यहां तक कोई डाउट? अभी मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में बताओ, इंडिया के लिए डॉलर क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। अमेरिका के लिए रुपीस क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ऑल करेंसीज, भारत के लिए वो सारी करेंसीज फॉरेन एक्सचेंज हैं अदर देन रुपीस, अदर देन रुपीस। बस ये फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन हो गई, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस में बात करनी है। भारत के लिए रुपए को छोड़ के सारी करेंसी क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। लिखो, इट रेफर्स टू ऑल करेंसीज। फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग, फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। It refers to all currencies other than domestic currency. It refers to all currencies वो सारी करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। मतलब इंडिया के लिए रुपए को छोड़ दो, तो रुपए को छोड़कर जितनी भी करेंसी बचेंगी वो सारी कौन सी करेंसी होंगी? कौन सी करेंसी होंगी? फॉरेन करेंसी। अब इंडिया में सबसे टॉप ट्रेडेड करेंसीज कौन सी हैं? तो उसके लिए
मैं कुछ मन से नहीं बोलूंगा, आप सीधा यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर के देख सकता है कि कौन सी करेंसीज इंडिया के लिए जो है फॉरेन करेंसीज है। एक सेकेंड। यहाँ पर अगर आप आरबीआई की वेबसाइट है और आरबीआई की वेबसाइट पर आप देखोगे तो INR/USD 1 US$ 85.59। INR versus GBP. What is GBP? Anybody? Great Britain pounds. UK. EUR is euros and JPY is Japanese yen. Okay. 59 rupees में you can get 100 Japanese yens. 59 रुपीज में इस ऑब्लिक 100 JPY मतलब 100 जापानीज येन मिलते हैं। अदरवाइज बाकी सारी करेंसीज एक एक यूनिट मिलती है इतना रुपए दे करके। तो इंडिया में टॉप ट्रेडेड करेंसीज कौन सी दिख रही है बोलो? आरबीआई जिनकी रेट दिखा रहा है मतलब दीज आर द टॉप ट्रेडेड करेंसीज। तो इंडिया के लिए 4 टॉप ट्रेडेड फॉरेन एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं? डॉलर, पाउंड, येन एंड यूरो। इज इट क्लियर? तो नोट्स में भी हमने ये चीज लिखनी है और वो चीज हमने ऐसे ही हवा में नहीं लिखी, वेरीफाई करके लिखी। नेक्स्ट लाइन में लिखे, यहाँ पर आपने लिखा है करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। इसकी नेक्स्ट लाइन में लिखो इन इंडिया द टॉप ट्रेडेड करेंसीज आर। इन इंडिया टॉप ट्रेडेड currencies are out. The top traded currencies are dollars, pounds, euro and yen. These are the top traded currencies of India. इसको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? फॉरेन एक्सचेंज। तो बोलो किसी भी कंट्री के लिए उसकी डोमेस्टिक करेंसी को अगर छोड़ दें तो बची हुई सारी करेंसीज क्या कहलाएंगी? फॉरेन एक्सचेंज। जैसे इंडिया के लिए रुपीस को छोड़ दो तो बाकी सारी करेंसीज क्या कहलाएंगी? फॉरेन एक्सचेंज। इज इट क्लियर? बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट में हेडिंग लगाएंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग, फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैं आपको वापस से यहां पर लेकर चलता हूं। आप यहां पर जो देख रहे हो वो देख रहे हो $1 इज इक्वल टू, मतलब इसको अगर आप इक्वेशन में बनाओ तो 85.59 रुपीज देके डॉलर कितना मिल रहा है? एक मिल रहा है ना। तो अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो रेट कैसे निकलेगी? $1 इज इक्वल टू 85.5949 आर रुपीस। ऐसे लिखोगे कि उल्टा लिखोगे? $1 की रेट है नहीं है कि ₹1 की रेट है? $1 की रेट है ना। तो वैसे पाउंड्स की रेट को क्या लिखोगे? 1 पाउंड इज इक्वल टू 115 रुपीस। वैसे यूरो को क्या लिखोगे? 1 यूरो इज इक्वल टू 97.61 यूरो रुपीस। मतलब कि इन तीनों रेट्स में एक चीज कॉमन है,
अगर हम इंडिया के पॉइंट से देखें तो इट इज द रेट एट विच 1 unit of dollar will be available. 1 unit of dollar will be available for number of rupees. इसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. क्या बोलते हैं? ऐसी रेट एट विच 1 unit of डोमेस्टिक और 1 unit of foreign currency can be purchased or sold for number of units of home currency. $1 is equal to 85 rupees. तो it is the rate at which 1 unit of foreign currency मतलब डॉलर can be exchanged for number of units of rupees या number of units of home currency. लैंग्वेज ऐसी ही चाहिए क्योंकि इक्वेशन वाइज भी हमने यही पढ़ा. $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज पढ़ा ना. तो अब इसको डेफिनेशन में बनाओ. क्या बनाओगे? इट इज द रेट एट विच 1 unit ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ होम करेंसी. दैट इज एक्सचेंज रेट. अब कहां पर इसमें रटने की जरूरत है? कहीं रटने की जरूरत नहीं. अब लोग इस डेफिनेशन को भी रटते हैं और उल्टी डेफिनेशन लिख देते हैं और वहां बोर्ड में फिर जीरो मिलता है. सीधा पूछे फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिफाइन करो तो $1 इज इक्वल टू रेट याद कर लो 85. रेट तो हर दिन चेंज हो रही है. अप्रोक्स 85 के आसपास चलता है रोज. तो अब इक्वेशन बनाओ. $1 इज इक्वल टू 85. अब डेफिनेशन बनाओ. इट इज द रेट एट विच 1 unit ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ होम करेंसी. होम करेंसी रुपए भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है. हम खाली इंडियन माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे वर्ल्ड की पढ़ रहे हैं. क्लियर? इस डेफिनेशन में भी आपको कहीं भी इंडिया यूज नहीं करना. क्लियर? कोई डाउट? तो क्या डेफिनेशन बनी? इट इज द रेट एट विच 1 unit of foreign currency can be exchanged for number of units of home currency या डोमेस्टिक करेंसी. क्लियर? लिखो मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. It is the rate at which it is the rate at which 1 unit of foreign currency can be exchanged for number of units of domestic currency for number of units of domestic currency. Clear? Example, $1 is equal to 87.66 मान लो रुपीस. 1 pound, ये पाउंड का निशान होता है, ठीक है. 1 pound is equal to 175 रुपीस. 1 है, हाँ ठीक है, मन से लिख रहे हैं. 1 यूरो, ये यूरो का साइन है. 1 यूरो इज इक्वल टू 500 रुपए मान लो, ठीक है. 500 नहीं, 100 रुपए लगभग, ज्यादा हो जाएगा. ये सारे रेट्स को बोलते हैं एक्सचेंज रेट. क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट. और अब सोचो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था? एक्सचेंज रेट या इक्विलिब्रियम प्राइस या क्वांटिटी कैसे आता था माइक्रो इकोनॉमिक्स में? याद करो, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होते थे? इंटरसेक्ट. इज इट क्लियर? तो यहां पर भी एक्सचेंज रेट कैसे आएगी? जहां पर डॉलर की डिमांड शुड बी इक्वल टू डॉलर की सप्लाई, पाउंड की डिमांड शुड बी इक्वल टू पाउंड की सप्लाई, यूरो की डिमांड शुड बी इक्वल टू यूरो की सप्लाई. तो प्रैक्टिकली ये रेट जो आरबीआई की वेबसाइट पर हमने देखी वो कैसे आई होगी?
जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या हो रही है, इंटरसेक्ट। अब डिमांड और सप्लाई क्या होती है, वो आपने 11th में पढ़ा है, उसको मैं ना तो पढ़ा सकता हूँ वापस, उतना टाइम भी नहीं है। बोलो कोई डाउट? फिर भी जो कॉन्सेप्ट यहाँ आएंगे वो मैं रिवाइज करके ही लाऊंगा। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, दीज एक्सचेंज रेट्स, इसी टॉपिक के अंदर ये एग्जांपल लिखने के बाद, दीज एक्सचेंज रेट्स आर determined by market forces, that is demand and supply। ये एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करती है, बोलो? मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई कोई प्रोडक्ट की नहीं, डिमांड एंड सप्लाई किसकी, बोलो? फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज वेयर रेट कहाँ पर आती है, 11th क्लास इक्विलिब्रियम रेट कहाँ पर आती है, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाए, बोलो क्या हो जाए, इक्वल। इंटरसेट मतलब इक्वल, वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। बोलो, फॉरेन एक्सचेंज समझ में आया? इंडिया के लिए रुपए छोड़ करके बाकी सब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? समझ में आया? और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। उल्टा मत लिखना, उल्टा लिखने पर कोई मार्क्स नहीं है एग्जाम में, क्योंकि चैप्टर ही 3 नंबर का। क्लियर? बोलो कोई डाउट? द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ होम करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अ क्वेश्चन, लिखो, इतने से कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लिखो। लिखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू classify the following into according to respective country। कंट्री के हिसाब से आपको बताना है कि ये फॉरेन एक्सचेंज कहाँ का है। ठीक है, लिखना ये कहाँ का फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब कहाँ का फॉरेन एक्सचेंज कोर्ट है ये। ठीक है, लिखो फर्स्ट 1 CHF। जीके था, जीके जीके, हाँ आपने करेंसीज पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो जाके अपने भाई बहन की बुक पढ़ो और पता लगाओ CHF कहाँ का कोर्ट है। बताओ बताओ। 1 CHF इज इक्वल टू $49। आपको बताना है ये रेट अमेरिका के लिए कहाँ, अमेरिका के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट है या डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट है। चीना नहीं, स्विस फ्रैंक्स। CHF is स्विस फ्रैंक्स। ओके, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। हाँ, तो अमेरिका में ऐसी रेट कोट हुई 1 CHF इज इक्वल टू $49। अब एग्जाम में कैसे करोगे, ऐसा आया लिखा बताओ? या तो जीके लगा के सारी चीजें याद कर लो, नहीं तो इसको देखो, ये रेट कहाँ पर कोट हो रही है, अमेरिका। ये रेट कहाँ पर कोट हो रही है, बोलो? अरे ये रेट कहाँ पर कोट हो रही है, और नंबर ऑफ यूनिट्स भी डॉलर में दिए, नंबर ऑफ यूनिट्स भी किसमें दिए, डॉलर में। तो ये रेट अमेरिका के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट है या डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है। क्यों?
क्योंकि अभी हमने ऊपर इंडिया के हिसाब से ये 3 रेट जब बताई थी, तो जब 1 यूनिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की रेट दी गई होती है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहाँ पर ये रेट भी 1 CHF की दी है। अमेरिका के लिए CHF क्या है, फॉरेन करेंसी की डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी। तो ये अमेरिका के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट होगी या डायरेक्ट एक्सचेंज रेट होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर अमेरिका। क्लियर, समझ में आया, लिखो आंसर, यही आंसर है फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर अमेरिका। आपको ये लिखना है कि डोमेस्टिक रेट है या फॉरेन एक्सचेंज रेट है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है अमेरिका के लिए। सेकंड बताओ, $1 इज इक्वल टू 87 रुपीज। 2 मिनट रुको, जगह तो बताने थे। ये रेट कोट हुई अमेरिका में वाला, अब बताओ क्या है, ये रेट अमेरिका में कोट हुई, डोमेस्टिक रेट। कंट्री जरूर हाईलाइट करनी है, डोमेस्टिक रेट फॉर अमेरिका, अमेरिका की करेंसी डॉलर। अरे पर ये रेट कोट कहाँ हो रही है, जगह भी तो देख। हाँ ये आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बताना आप, अब अगले 3 आप खुद करोगे, 2 मैंने कर दिए। स्विस फ्रैंक्स, वहाँ ऐसा ही चलता है, ठीक है, यही है। अगला 1 AUD, 1 AUD, ऑडी नहीं, AUD, 1 AUD इज इक्वल टू 80 रुपीज। ये रेट कोट हुई इंडिया में, तो आपको बताना है क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, वो आप खुद अपनी कॉपी में लिखो। AUD इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ओके। 1 FF इज इक्वल टू $80, 1 FF इज इक्वल टू $80। ये रेट फ्रांस में कोट हुई, फ्रांस की करेंसी फ्रेंच फ्रैंक्स, फ्रांस की करेंसी क्या है, फ्रेंच फ्रैंक्स, और ये रेट भी किसकी दी है, फ्रेंच फ्रैंक्स की। तो आपको बताना है ये डोमेस्टिक रेट है, कंट्री भी लिखनी है आगे, पूरा लिखना है ना। थोड़ी देर में आपको इंटरनेशनल फील आ गया कि नहीं आ गया, बस यही चाहिए था। 1 सेड SAD, 1 सेड इज इक्वल टू 80 यूरो। ये रेट कोट हुई यूरोप में। सेड का मतलब होता है साउथ अफ्रीकन डॉलर्स, सांड नहीं, सेड। हाँ बस अब वो आंसर आपको लिखना है, लिखो सब लोग आंसर, मैं चेक करने आ रहा हूँ, देखता हूँ कितने इंटरनेशनल बने हो आप। नहीं, आपको ये कंट्रीज से देख के आंसर बता पड़ेगा, कोई ना कोई कंट्री को आप रिजेंबल करो, जैसे रुपए को आप जानते हो, डॉलर को आप जानते हो, हाँ तो ब्रैकेट में अगर वो जो लिखा है उसके हिसाब से आंसर करना आप, ठीक है। और बाकी इसकी प्रैक्टिस और हम करेंगे आगे क्वेश्चंस में। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, अरे समझ में आया, लास्ट बात नहीं, बोलो यहाँ तक कोई डाउट, कैसे पता लगेगा पता पड़ा, क्लियर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ करके सारी उस कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और फिर रेट तो आप जानते ही हो कैसे निकालनी। बोलो कोई डाउट, समझ में आया, यहाँ तक पढ़ के रखें, बाकी पढ़ेंगे कल। थैंक यू।